नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे हमारे ज़माने के सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे एक्सपीरियंस और सबसे बड़े वकील को। एक ऐसा वकील जिसने हज़ारों मुकदमे लड़े, बहुत से लोगों को बचाया, बहुत से लोगों को फंसाया, लेकिन आज मौका है उनसे जनता के इल्ज़ामात की सफाई मांगने का। पेश है आज का मुकदमा। जाने माने वकील राम जेठमलानी आपकी अदालत में हाजिर हो। वो राम जेठमलानी जिन्होंने हजारों मुकदमे लड़े हैं, आज कटघरे में मौजूद हैं। हम उन पर मुकदमा चलाएं इससे पहले आज के जज के इंसाइकिया, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उनकी परमिशन चाहेंगे आज का शो शुरू करने के लिए। इजाजत है। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे राम जेठमलानी के करियर पर, उन कंट्रोवर्सीज पर जिनमें यह हमेशा घिरे रहे। राम जेठमलानी हमारे मुल्क के सबसे काबिल, सबसे अनुभवी और सबसे कंट्रोवर्शियल वकील हैं। आजकल राम जेठमलानी चर्चा में हैं, जैसे कलाल मर्डर केस के मेन अक्यूज्ड को डिफेंड करने के लिए। लेकिन राम जेठमलानी हमेशा खबरों में रहे हैं, कभी अंतुले केस के लिए, कभी इंदिरा गांधी के हत्यारों को डिफेंड करने के लिए, तो कभी पार्लियामेंट पर हमले के अक्यूज्ड को बचाने के लिए। राम जेठमलानी 5 बार लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट चुने गए, लोकसभा के चुनाव जीते और पिछले कई वर्षों से राज्यसभा के मेंबर हैं। वाजपेयी सरकार में राम जेठमलानी लॉ मिनिस्टर रहे और थोड़े वक्त के लिए इन्हें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी बनाया गया। लेकिन राजनीति में भी राम जेठमलानी कम कंट्रोवर्शियल नहीं रहे। हमेशा दूसरों को कटघरे में खड़ा करने वाले राम जेठमलानी आज जनता के इल्जामात की पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम राम जेठमलानी पर। आपकी अदालत में जाने माने वकील राम जेठमलानी पर आरोप है कि ये जानबूझकर कंट्रोवर्सीज खड़ी करते हैं। राम जेठमलानी, ये तो बात सही है कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कोई वकील अगर हिंदुस्तान में है तो आप हैं। इसको तो आप मानते हैं? मैं नहीं मानता हूं। कंट्रोवर्सीज मेरे पीछे हैं, मैं कंट्रोवर्सीज के पीछे नहीं हूं। लेकिन आपके पीछे आते आते कंट्रोवर्सीज ने आपको कंट्रोवर्शियल जरूर बना दिया है। पर कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, ये मेरी शिकायत है आपके खिलाफ। ये आप इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। मैंने आपकी पूरी लाइफ को स्कैन करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। जब आप सिर्फ 17 साल के थे तब आपने पहली कंट्रोवर्सी खड़ी की थी। आपने लॉ एग्जाम पास किया और आप अदालत में जाकर प्रैक्टिसिंग लॉयर बनना चाहते थे, सिर्फ 17 साल की उम्र में। ये तो कोई तोहमत नहीं है, ये तो मेरी आप प्रशंसा कर रहे हैं। अगर ये गुनाह है तो मुझे कबूल है। और वो जगह पाने के लिए आपने वहाँ के जज से भी झगड़ा किया? नहीं, मैं जज से झगड़ा नहीं किया, मगर मैं अपना मुकदमा लेके गया था जज के पास। जज को मैंने कहा था कि जब भी मैं लॉ कॉलेज में शामिल हुआ था शागिर्द के हैसियत में, तभी ये आपका कानून था नहीं कि 21 बरस तक कोई वकालत नहीं कर सकता है। और जब भी मैं LLB पढ़ता था तभी ये आपने कानून बनाया है। और जस्टिस, इंसाफ ये पुकार करता है कि ये कानून मेरे से लागू नहीं हो सकता। तो आखिर चीफ जस्टिस साहब ने ये बात मान ली और बार काउंसिल को कहा कि अपने रूल्स में कुछ दुरुस्ती करो। उन्होंने दुरुस्ती किया। फिर दुरुस्ती के अंदर मैंने उनको बार काउंसिल को अप्लाई किया और फिर बार काउंसिल ने यूनानिमसली सिर्फ ये जो मैंने हुज्जत उठाई थी उसको उन्होंने तस्लीम नहीं किया, मगर दूसरी बात भी थी कि मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। सिंध में यूनिवर्सिटी नहीं थी। मैं प्री पार्टीशन की बात कर रहा हूँ और मैं बम्बई यूनिवर्सिटी में LLB में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था। तो ये दो बातें मेरे फ़ायदे में थी और मुझे उन्होंने कहा कि कम से कम तुम अभी तो बालिग जब भी बनोगे तभी तुमको वकालत करने देंगे। तो 18 बरस में मेरे को वकालत करने की इजाज़त दी उन्होंने। 3 बरस मेरे बचाए। और पहला केस आपने जो लिया वो भी इश्क और मोहब्बत से जुड़ा हुआ था। वो मेरा इश्क और मोहब्बत नहीं, दूसरे किसी का। वो एक इंसान था,
उसको बेटी थी, वो हसीन लड़की थी, वो जाके ही यूज्ड टू ऑफर दैट गर्ल इन मैरिज, उनका बिट्रोथल हो जाता था, पैसा लेता था उनसे, फिर भाग जाता था। तो मैंने एक बेचारे को जिसके साथ ये 420 का काम हुआ, तो मैं फरियादी का वकील था, ये मैंने मुकदमा दाखिल किया था उसके खिलाफ कि ये चोर है और अपने बेटी का ये दुरुपयोग कर रहा है। वो कहते थे कि इधर तो सिविल केस है और लड़की नहीं मानती है तो हम क्या करें, मगर हमने दिखाया कि ये 3 और लड़कों से इन्होंने ये बात किया है, ये इन्होंने बिजनेस बना के रखा है, तो मैंने सदायाब कराया उसको। लेकिन ये बात भी सही है कि आपका भी इश्क और मोहब्बत जल्दी शुरू हो गया था, 18 साल की उम्र में आपने शादी कर ली थी। पर ये है बराबर आशिकाना तबीयत है, तो क्या कर ये बात सही है कि 83 साल की उम्र में भी आपका दिल उसी तरह आशिक मिजाज है जैसा 17 साल की उम्र में था। ये मैं इसको गलत बात कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। 18 साल की उम्र में एक शादी की, 23 साल की उम्र में आपने दूसरी शादी कर ली, 2 शादियां। बराबर है, ठीक कहते हैं आप। ये उन दिनों में ये जुर्म नहीं था। नहीं, आपने सिर्फ इसलिए किया जुर्म नहीं था, या इसलिए किया कि बहुत दिल फेंकते आप? आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो आप 2 बीवियों को खुश रख पाए? बिल्कुल, आखिरीन तक। एक मेरी बीवी 80 बरस की उम्र थी मेरी, तभी उसका इंतकाल हो गया, और दूसरी का इंतकाल अभी हुआ, 2 बरस हुआ। मैंने इतने बरस उनकी खिदमत की, और आप एक की खिदमत में थक गए हैं, मैंने दोनों की खिदमत लेकिन मैंने जो आपकी रेपुटेशन सुनी है वो तो ये है कि 2 तो बीवियां थी, लेकिन उसके अलावा गर्लफ्रेंड्स आपकी आज भी मौजूद है। वेल, गर्लफ्रेंड्स तो मेरे को बहुत हैं, मगर इसमें क्या जुर्म है? जुर्म ये है कि एक उम्र के बाद में आदमी को थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए। मैं जिंदा नहीं रह सकता इसके बगैर। लेकिन इस उम्र में भी आप अपनी जवानी को बरकरार रखते हैं, उसका राज क्या है? वही राज है। वही राज है। और मैं अपने शरीर की भी खिदमत करता हूँ, अपने खाने पीने पे ज़ाब्ता रखता हूँ, और नौजवानों की कंपनी में अपने को जितना हो सकता है नौजवान लड़कियों की कंपनी में आप कह रहे हैं? अभी देखो, मैं कॉलेज का प्रोफेसर एमेरिटस हूँ। मैं बेंगलोर में पढ़ाता हूँ, पुणे में पढ़ाता हूँ, कभी कभी दिल्ली में पढ़ाता हूँ। दिस इज़ माई वे ऑफ कीपिंग यंग विद द यंग पीपल, द ब्रिलियंट यंग पीपल ऑफ इंडिया टुडे। आई लिव इन देयर कंपनी, एंड दैट इज़ वाई आई कीप माई सेल्फ इंटेलेक्चुअली अलाइव। तो मुझे लगता है कि इस चार्ज में तो आपके खिलाफ कोई जुर्म नहीं है। आप मानते हैं आप आशिक मिजाज हैं, आप जानते हैं आप दिल फेंके, तो मैं क्या कहूँ इसमें। जो सच्ची बात है उसको तस्लीम करना चाहिए। सच से मैं नहीं डरता। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं जाने माने वकील राम जेठमलानी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम राम जेठमलानी पर। आपकी अदालत में जाने माने वकील राम जेठमलानी पर इल्जाम है कि ये जिद्दी हैं। राम, ये बात सही है कि आप अगर किसी बात पर अड़ जाते हैं, जिद पकड़ लेते हैं, तो फिर किसी की बात नहीं मानते? ये गलत है। कहीं मेरे दोस्त हैं, कहीं मेरे दुश्मन हैं, मैं उनकी भी बात मान लेता हूँ। अगर समझता हूँ कि मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं उसको सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मगर जो मेरे बेसिक उसूल हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ हैं, उसको मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। कितना भी प्रेशर हो और कितनी भी उसके लिए मुझे कुर्बानी करनी पड़े या कोई तकलीफ़ का सहन करना पड़े। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। जेसिका लाल मर्डर केस में आपने एक्यूज को डिफेंड करने का फैसला किया। आपके सब दोस्तों ने, आपके सब वेलविशर्स ने इसका विरोध किया था? बिल्कुल विरोध किया था, मगर मेरा जो प्रिंसिपल है
which is my commitment to rules of professional conduct and etiquette. हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक स्टैट्यूटरी रूल बनाया है जिसमें कहा है कि नो एडवोकेट शैल रिफ्यूज टू डिफेंड एनी अक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड that either he believes the accused to be guilty or that it will make him unpopular. Now, if I am a lawyer, it is my duty to follow all rules of professional conduct. Otherwise, I don't deserve to be a lawyer. And I follow that rule, and not the whole world will prevent me from following that rule. राम, ये जिद नहीं है कि आपकी बेटी रानी उन्होंने अपोज किया, आपके बेटे टोनी उन्होंने अपोज किया, घर के लोगों ने इसका विरोध किया, उसके बावजूद आप अपनी जिद पर अड़े रहे? क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस लॉयर्स नहीं हैं दोनों ही जितना मैं हूँ, और वो समझते थे कि पिताजी खामखा अनपॉपुलर हो जाएगा। आप तो कहा कि मेरा आशिकाना सुबह है और मेरी गर्ल फ्रेंड्स हैं। आजकल आई एम द मोस्ट अनपॉपुलर पर्सन विथ ऑल द गर्ल्स इन दिल्ली। आई एम प्रिपेयर टू पे दैट प्राइस। लेकिन क्यों, क्या वजह थी इस उम्र में, जब आप एक तरह से रिटायर हो चुके, जब आप नए केसेस नहीं लेते, एक ऐसे केस को लेने की क्या जरूरत थी जो आपको अनपॉपुलर बना दे? इसके 2-3 कारण। मैं वो लड़की जिस बेचारी मर गई वो तो अनफॉर्चुनेट बात थी, लेकिन लड़के का भी बाप है जो मेरे राज्यसभा में मेरा कलीग था, आके रो के बैठे कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरी वकालत आप करो। तो मैं उसको कहूँ कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जेसिका एक हसीन लड़की थी और उनके साथ पब्लिक की सिंपैथी है। मेरा जहन, मेरा अंतःकरण ये बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। आई डिडंट डू इट फॉर मनी। आप विनोद शर्मा से पूछिए, डिड इट विदाउट इवन टेकिंग अ सिंगल पाई। आई डिड इट। क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल था, या आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट कर लिया अपनी दोस्ती दिखाकर? अब कहा हो, बेशक आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन है, बराबर। somebody appeals to my deeper emotions. I am basically a very kind-hearted person. I can't see somebody unhappy. Any unhappy person comes to me, I help. And maybe that out of that emotion, I did it. And I'm very proud of the fact that I did it. राम, आपने कहा कि आपने पैसे के लिए नहीं किया, एक पैसा आपने इस केस के लिए नहीं लिया। आपको ये भी साबित करने की ज़रूरत नहीं थी कि आप कितने काबिल वकील हैं, आप तो पहले से ही ये रेपुटेशन आपकी है। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा केस लेना जिसमें आप अच्छी तरह जानते थे कि पब्लिक ओपिनियन कम से कम आपको सपोर्ट नहीं करेगा। That is where the duty of a lawyer comes in. अगर ये फैसला अदालत नहीं करे मगर प्रेस कर दे, ये देश के लिए आखिर इस देश के हित में नहीं है और हमारे जुडिशियल सिस्टम के हित में नहीं है। That is why I defended the man, and I don't win all my cases. On the same day 18th को जजमेंट हुई, 2 जजमेंट्स हुई। लालू मेरा क्लाइंट छूट गया, इसको सजा आई। So winning and losing is a part of the profession, but I must do my duty. That is what the teaching of the Gita is. गीता क्या सिखाती है कि अपना काम करते रहो और जो भी उनका फल हो, फल की चाहना मत रखो, और फल बुरा हो अच्छा हो डरो मत, अपने विवेक के साथ सचारा रहो, बस। इस केस का जजमेंट आया है जिसमें मनु शर्मा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई अदालत ने, तो आपको ये नहीं लगा कि आपने एक ऐसा केस लड़ा जो कमज़ोर केस था? केस कमज़ोर था या मजबूत था, ये आखिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, और मैं इसके ऊपर कोई टीका करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जजेस ने फैसला किया है, करते रहते हैं जजेस। उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। आप कह रहे हैं कि अब आप फिर सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ेंगे? मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ूंगा तभी जब मेरे पास फिर वो आए, फिर वो उनके छोटे वकील जूनियर लॉयर्स हैं वो आए, और हो सकता है कि जब तक वो आए मैं अपना चरित्र नष्ट करके बैठूं और प्रेस का प्रेशर में आ जाऊं, फिर मैं नहीं करूँगा। या जो आपकी गर्लफ्रेंड है उनके प्रेशर में आप आ जाए कि केस नहीं लड़ना? मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं, सब बिगड़ गई है।
राम, जब इस केस को देखा, देखिए वैसे आपकी रेपुटेशन एक अच्छे आदमी की है, जैसा आप खुद भी जानते हैं। आपकी एक ऐसे आदमी की रेपुटेशन जो इमोशनल है, दोस्तों का दोस्त है, किसी की मदद करता है। लेकिन इस केस को जब आप डिफेंड कर रहे थे तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में किसी विलन को डिफेंड करने के लिए किसी विलन लॉयर को लाया जाता है। मैंने आपको कहा है कि मेरी प्रोफेशनल एटिकेट और रूल है कि मैं उसी केस के बारे में पब्लिक के सामने कोई भी टीका नहीं करूं जिसमें मैं खुद जिसमें मेरा भाग रहा। तो प्लीज़ डोंट एम्बैरेस मी बाय आस्किंग मी मोर क्वेश्चंस अबाउट जेसिका लाल। Some other time when the Supreme Court has decided this matter one way or the other, we will have occasion to talk about it. मैं उस केस के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आज the matter is sub judice. मैं आपकी रेपुटेशन के बारे में पूछ रहा हूँ। आपने जिस तरह से उस केस को डिफेंड किया, उससे आपको ये नहीं लगा कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो तो कम हुई, साथ में जो कैरेक्टर है वो एक अच्छे आदमी का। मेरे को क्या इलेक्शन लड़ना है? मेरे को पब्लिक का वोट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बाकी हमारे जीवन का सफ़र ख़त्म हो चुका है लगभग। अभी हम अपना मुकदमा लड़ रहे हैं ईश्वर के साथ। अपना कमज़ोर वक्त जो हमारा मुकदमा है वो, उसमें मैं बिजी हूँ। इसीलिए ये सवाल पैदा हुआ कि ये नहीं है कि सिर्फ विनोद शर्मा आपके दोस्त थे, बीना रमानी भी आपकी दोस्त रही है। कोई पॉपुलैरिटी, पर्सनल पॉपुलैरिटी का मेरे को सवाल ही नहीं उठता है। जब मेरा रूल है प्रोफेशनल कंडक्ट का, मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूँ और करता रहूँगा। लेकिन आज आपको ये दुख नहीं होता कि आपने बदनामी भी ली, अनपॉपुलर भी हुए और अपने क्लाइंट को बचा भी नहीं पाए? If you do not make a sacrifice for your principles, then your attachment to your principles is superficial. You have no right to call yourself a principled person. तो आपको लगता है कि अगर अब एक बार फिर से आपके इमोशन सामने आए, एक बार फिर से आपको कहा गया, तो आप फिर इस तरह के केसेस लेते रहेंगे? ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें कोई तब्दील नहीं होगी तो शायद मेरी कंडक्ट वही होगी। मगर मुझे डर ये है कि मैं प्रेस के प्रेशर में नहीं आ जाऊं। लगता है कि आप थोड़े थोड़े प्रेशर में तो आ रहे हैं आज। आपको इस बात के ऊपर फख्र है तो आपका अधिकार। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं जाने माने वकील राम जेठमलानी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम राम जेठमलानी पर। आपकी अदालत में जाने माने वकील राम जेठमलानी पर इल्जाम है कि इन्होंने देश के दुश्मनों को डिफेंड किया। राम, जेसिका लाल मर्डर केस तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस इतिहास में हैं जहां ऐसे लोग जिन्होंने मुल्क के खिलाफ गुनाह किया, उनको डिफेंड करने का काम आपने किया? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। प्रोफेसर जिलानी, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था उन्होंने पार्लियामेंट अटैक में हिस्सा लिया है, उनको अगर आप नहीं होते तो शायद कोई बचा नहीं पाता। अगर इल्ज़ाम लगाने से, पुलिस के इल्ज़ाम लगाने से इंसान गुनहगार हो गया तो फिर हमारे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, फ्रीडम, एक सिटीज़न की लिबर्टी सब खतरे में पड़ जाएगी। एंड व्हेन आई डिफेंडेड प्रोफेसर गिलानी, I was vindicated by the result. The Delhi High Court came to the conclusion that it was a case of no evidence, not even bad evidence, but it was a case of no evidence. And the Supreme Court sustained that verdict. So, according to me, it is my greatest achievement that I defended an unpopular person and succeeded in bringing justice to him. आपने प्रोफेसर गिलानी को इसलिए डिफेंड किया कि उनके खिलाफ एविडेंस नहीं था, लेकिन नहीं, I did not defend him because I suggested to the court, argued before the court, और कोर्ट इस बात को मान गई कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं, बेगुनाह। लेकिन आप कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट किसी के सजा दे दे तब तो आप उसको मानने के लिए तैयार होंगे वो गिल्टी है? सुप्रीम कोर्ट क्यों? सुप्रीम कोर्ट है, उनके फैसले के खिलाफ कोई दूसरी अपील तो हो नहीं सकती। मगर उनके खिलाफ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट साहब का पावर है। आप देखो, आपको मैं उदाहरण देता हूँ। एक आयरिश टेररिस्ट इंग्लैंड में, उनको 7 बरस पहले सज़ा हुई, उनको 10-10, 12-12, 15 बरस की सज़ा दी थी अदालत ने। हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक उनकी अपील डिसमिस हुई। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के पास कुछ सबूत मिला, जिस सबूत से वो स्पष्ट हो जाती थी बात कि ये जो अदालतों का फैसला है वो गलत है।
और ये तो बेगुनाह थे। मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की फजीलत देखो, उनकी अटैचमेंट टू द रूल ऑफ लॉ देखो कि उन्होंने कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील को वो पेपर्स भेजे। द कोर्ट आफ्टर 7 years went into the matter again and they held that these people had been wrongly convicted by the courts. This is called इंसाफ। इंसाफ हमारे सरकार के पास, हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के पास, हमारे पुलिस के पास इतनी फजीलत है, आप ऐसी कभी अपेक्षा भी कर सकते हैं कि ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं कि जिसको सज़ा आ गई है हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक, आखिरी अदालत तक, उनके बारे में कहते हैं कि ना हमारे पास सबूत आया है कि ये बेचारा बेगुनाह था। So therefore, Constitution has created, even after the Supreme Court, the President's power to do justice in cases where the judiciary has gone wrong. राम, ऐसा आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया हो, जिसको सजाए मौत दी हो पार्लियामेंट पर अटैक करने के लिए, अफजल, उसको डिफेंड करने के लिए आप खड़े हो रहे हैं। मैंने आपके बयान देखे, आपने कहा कि उसको फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। I have not defended Afzal. I did not appear for Afzal. I appeared for another accused who was let off. Afzal was being defended by somebody else. No, मैं कह रहा हूं कि अब आपने कहा कि उसको when I was told whether he is guilty or innocent, I said that I have no qualifications to comment upon whether he is guilty or not, but I can tell you that the man did not get a fair trial. In spite of a fair trial, he might have been convicted. The result may have still been the same, but he did not get a fair trial. लेकिन आपने ये भी कहा कि उन्हें फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। I never said that. I merely said that this is a matter which should be considered by the President out of not regard for Afzal, but out of regard for our dignity of our judicial system. ये मेरे पास में आपका 28 नवंबर 2006 का स्टेटमेंट है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है, अफजल शुड नॉट बी हैंग्ड, जेठमलानी। Now this is, you press people give headlines of your own. This is not a part of my statement. What I said was that there was an agitation going on that you hang him tomorrow. I said, no, the President must take his own time in considering this matter. After he has decided that the Supreme Court was right, then you should convict him. But I said, I don't want to comment on the merits of this case because I have no means of doing it. I have not even read the record. But so far as the fairness of a trial is concerned, he did not get a fair trial. मैं आपको कोर्ट के बाहर जो आप कहते हैं वो आपको बताता हूँ। ये 14 अगस्त 2002 का आपका स्टेटमेंट, 14 अगस्त 2002, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर राम जेठमलानी ने ये कहा कि कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं जिनसे बातचीत चल रही है उन सबको जेल से छोड़ दिया जाए। I did say so. I did say so and I still stick to it. And after some time, that is exactly what happened. They let them out, then the negotiations started. If the Kashmir process has gone on because you have changed your course today, otherwise it would not go on. अब मैंने जब ये कश्मीर कमेटी बनाई थी, वो तो उस बात में मैं नहीं डालना चाहता हूँ अभी। कश्मीर कमेटी जब भी बनी तभी मैंने हुर्रियत के लीडर से बात शुरू की और मैंने अपने होम मिनिस्टर थे उस दिनों में एल.के. आडवाणी, मैंने एल.के. आडवाणी को कहा कि इनसे बात करो। बोला ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। मैंने कहा कि क्योंकि वो पाकिस्तान के एजेंट हैं तभी मैं बात कर रहा हूँ उनसे, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू सेटल विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के एजेंट अगर हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं तो उनसे बात करो पहले। और उनसे जब भी बातचीत हुई, रिटन डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें पहला फिक्रा था कि ऑल एक्सट्रीमिस्ट पोजीशंस ऑन बोथ साइड्स विल बी अबंडन्ड। नाउ व्हाट आर दोज एक्सट्रीमिस्ट पोजीशंस? एक तरफ बीजेपी की एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन है कि आर्टिकल 370 को भी निकाल दो कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरे तरफ है सेसेशन, अलग होना हिंदुस्तान से। अगर ये दोनों ही निकल गई तो बाकी क्या बचा? बाकी बचा कि कुछ तुम चलो कुछ हम चले, बीच में कोई फैसला होगा, which means a little more of autonomy, little more of subjects being removed from the union list and put into the state list. Peace is necessary for India's prosperity. We are wasting the poor man's money in a bottomless pit called Kashmir, from where you don't get a rupee, but millions and millions of Indian money are being wasted in that place. If you want to continue India's poverty,
Stick to your old लेकिन policies. पीस का मतलब ये है कि जो टेररिस्ट हैं उनसे दोस्ती कर ली जाए। I don't say you should become a friend of the terrorist. If the terrorist remains a terrorist and does not want to change, hang him by all means, but after a fair trial. लेकिन आप उस सरकार के मेंबर भी थे जिस सरकार ने टेररिस्ट को भेज दिया था कंधार हवाई जहाज में बिठा के। लॉ मिनिस्टर थे आप। I had opposed it. I had opposed it. I was in somewhere in the south, somewhere in Tamil Nadu, and when I heard that this is what was happening, on the cell phone I got the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, and I told him, I said, you take out these terrorists from their jails, put the soldiers with the guns on their heads, and tell those people that if you kill the first passenger of the Indian airline plane, we will shoot down all the terrorists here. फिर आखिर क्या हुआ? ग्रेटेस्ट ह्यूमिलिएशन, कभी इतनी बेइज्जती मैंने अपने सियासती ज़िंदगी में नहीं देखी कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर एक धोबी का लड़का बन के होम डिलीवरी करने गया टेररिस्ट की, घर में पहुंचाने के लिए। आपको अगर इतना नाराजगी थी तो उसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए था। पर इस्तीफा तो मैं जो मुझे काम करना है वो सब छोड़ दूं। That's not, you don't resign on every issue. आपकी जब कोशिश होती है वो तो एक्सट्रीम तक चली जाती है। आपने तो दाऊद इब्राहिम से भी बात करने की कोशिश की थी। No, again ये गलत फहमी है। मैं जब ये बॉम्ब ब्लास्ट केस शुरू हुआ था जिसकी जजमेंट आज तक चल रही है, अभी तक मैं लंदन में था, तो दाऊद इब्राहिम ने मेरे को फ़ोन किया, ही मस्ट हैव कम टू नो दैट आई एम इन लंदन। तो मैंने कहा क्यों दाऊद, क्या चाहते हो? बोला साहब मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ। मैंने कहा हिंदुस्तान में तो तुम मुजरिम हो, तुम आना चाहते हो? बोला साहब मैं आना चाहता हूँ, मैं अपने को डिफेंड करूँगा, मैं बताऊँगा अदालत को और हिंदुस्तान की जनता को कि मैं बेगुनाह हूँ इस केस में, मैं शरीफ नहीं हूँ, मगर इस केस में मैं बेगुनाह हूँ और मेरा सिर्फ दो शर्त है। एक शर्त है कि मेरे के मारपीट मेरे ऊपर मत करो, और 10-10 बरस केस चलाओगे, 10 बरस मेरे को आप जेल में रखोगे और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे को बेल दो, हाउस अरेस्ट करो, मगर मारपीट नहीं करो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला सच बोलते हो, आने के लिए तैयार हो? I immediately got in touch with the Chief Minister of Maharashtra. Chief Minister got in touch with the Bombay police and the investigating agencies. The foolish people refused. First of all, you can't get at that man. You say that we are trying to get him extradited from Pakistan, from this fellow, but the man is himself willing to come. You are not. What does it show? Obviously, you have no evidence against the man. तमाशा है हर एक केस में दाऊद इब्राहिम। लेकिन उसकी दाऊद इब्राहिम जिसके ऊपर एक्यूजेशन है ब्लास्ट करवाने का, जिसको एंटी नेशनल माना जाता है। Have him by all means. Why don't you bring him? लेकिन राम वो शर्तें लगाकर कैसे ला सकते हैं कि आप मुझे टॉर्चर नहीं करेंगे, आप मुझे मैं नहीं कहता हूं कि उसका शर्त कबूल करो, मगर then you should have the power to get him on your own power. First of all, you can't get him on your own power. If you can't get him on your own power, the man says, I'm coming, I'm between the two. What is the choice? Any sensible person would say, all right, you come and face the trial here. लेकिन आप भी लॉ मिनिस्टर थे, उस सरकार में बहुत ताकतवर लॉ मिनिस्टर थे वाजपेयी की सरकार में, तब क्यों नहीं आपने कोशिश की? ये थी 93 की, मैं मिनिस्टर बना 99 में। अभी 6 बरस के बाद जब वो उसकी ऑफर को अलाई होवे ना, आपने कोशिश की जैसे 6 साल के बाद में? दे रिफ्यूज, द केस शुरू हो गया था उसके बाद, और मेरा क्या पड़ता है कि मैं जाके दाऊद इब्राहिम से, दाऊद ने मेरे को फ़ोन किया तो मैंने बताया सरकार को। आज आपको दाऊद फ़ोन करे तो आप फिर से उसकी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? क्यों नहीं, सर्टेनली, माई ड्यूटी एज एन इंडियन नेशनल। और एज ए लॉयर आप उसको डिफेंड भी करेंगे? अभी whether I defend him or no, the question doesn't arise. But if the man was in India, for example, facing a trial, and at that time I was in active practice, I would have taken up his case. Why not? What's wrong? जो आदमी देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करे, आप उसका केस लिखेंगे? This is what I have been protesting against. The press and the media have no right to decide who is देश के खिलाफ. देश के खिलाफ is for the courts to decide after hearing evidence.
आप कह रहे हैं कि प्रेस को कभी नहीं बताना चाहिए कि कौन एंटी नेशनल है, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना बेशक करो कि इसके ऊपर शक है, इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसके ऊपर अदालत के सामने खड़ा करो, जैसे मेरे को आज खड़ा किया इधर आपने, करो, मगर यू हैव नो राइट टू टेक अ डिसीजन दैट दिस मैन इज गिल्टी। राम, फैसला करने का काम तो अदालत का है और उससे भी ज्यादा बड़ा फैसला देश की जनता करती है। देश की जनता करती है एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस व्हिच गवर्नमेंट यू वांट इन द कंट्री। जनता को भी अधिकार नहीं है ये फैसला करने का कि कौन जेल में बैठना चाहिए। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं जाने माने वकील राम जेठमलानी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम राम जेठमलानी पर। आपकी अदालत में जाने माने वकील राम जेठमलानी पर इल्जाम है कि ये पॉलिटिक्स में मिसफिट हैं। राम, आपको नहीं लगता आप एक इमोशनल आदमी हैं, एक अच्छे इंसान हैं, आपको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए, सियासत में हाथ नहीं डालना चाहिए? ये जो आप कहते हैं कि आई एम अ मिसफिट इन पॉलिटिक्स, इस बात में काफ़ी वजन है। आई एम अ मिसफिट इन पॉलिटिक्स because I am a man of principles and character. But if men of character run away from politics, politics can never be purified. मैं ये दावा नहीं करता हूं कि मैंने पॉलिटिक्स को पवित्र कर दिया है, लेकिन मेरे पॉलिटिक्स में होने से शायद कुछ अपवित्रता जो है वो कम हुई है, मैं इसकी दावा ज़रूर कर सकता हूं। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में आप घड़ी के पेंडुलम की तरह हैं, कभी इस तरफ और कभी उस तरफ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। I am athwart on my principles. My principles have never changed. The parties have gone back on their principles and they have either driven me out of the party. I have never given up a party to become a minister in another government or to take any advantage for myself. I have partied with parties. I have partied with BJP. I gave up the ministry on a question of principle. बीजेपी जिसने आपको लॉ मिनिस्टर बनाया, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया, वाजपेयी की सरकार मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की उन्होंने। और आपने भी मेहरबानी की, आप जिस वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर थे उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने चले गए। बिल्कुल, मैंने उसको वार्न किया, उसको मैंने कहा कि ये मेरे 3 सवाल हैं, इन 3 सवाल पे आप मेरी बात मानो और मैं आपके साथ हूँ, मगर अगर नहीं मानते हो तो मैं आपका मुकाबला करूँगा। और मुझे मालूम था कि मैं हार जाऊंगा इलेक्शन, मगर इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, आई वेंट एंड फॉट अगेंस्ट हिम। ये भी मैटर ऑफ प्रिंसिपल है राम, कि एक ज़माने में आप राजीव गांधी से हर रोज़ 10 सवाल पूछते थे। बोफोर्स के लिए उन्हें एक्यूज मानते थे। लेकिन बाद में पार्लियामेंट में आपने कहा कि इसमें राजीव गांधी इन्वॉल्व नहीं थे। राजीव गांधी वॉज एन इनएक्सपीरियंस्ड प्राइम मिनिस्टर। ही वॉज मिसलेड एट द टाइम ऑफ द बोफोर्स कंट्रोवर्सी। ही ट्राइड टू सप्रेस अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड दैट made him suspicious, made everybody suspicious about his conduct. He should never have done that. Second, he was a raw young man, and you know that when somebody told him that Mr. Jettmalani has said something about the Bofors and why don't you reply to him? The man said that I don't reply to every barking dog. ये बदफजीलत है। और मैंने उसको कहा था कि you are lucky that I am not a bloodhound. I am only a barking dog, but remember the dogs bark when they see a thief. He brought it on himself. But look at my character, that when the charge sheets were filed after so many years, I read the evidence and it appeared to me that the decision was taken not by him, but by General Sundarji. I went on record to say that I was wrong in my assessment. लेकिन ये रॉन्ग है, ये समझने में आपको इतने साल लग गए? Naturally, because the police filed the charge sheet after 10 years. या ये है कि तब तक आपकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज बदल चुकी थी? कोई भी नहीं, मेरी लॉयल्टी तो मैं 99 की बात कर रहा हूँ। 99 में ये चार्ज शीट फाइल हुआ और ये बातें मैंने 2000 में कही। मेरे को सेशन जज ने पूछा, बेचारा राजीव तो ख़त्म हो गए थे तब तक, लॉयल्टी की तो बात ही नहीं थी। आई वॉज अपियरिंग फॉर द हिंदुजाज इन द केस एंड व्हेन आई रेड द होल रिकॉर्ड आई सेड माय गॉड, द होल थिंग वाज डन बाय जनरल सुंदर जी एंड नॉट बाय दिस मैन। मैं आपसे सियासत की बात पूछता हूँ। ये बात सही है कि ज़िंदगी भर आपने
कांग्रेस के खिलाफ लड़ी, आपने इंदिरा गांधी के खिलाफ बयानबाजी की, राजीव गांधी के खिलाफ आप लड़े, लेकिन आज आपकी सिंपैथीज कांग्रेस के साथ है? आज मेरी sympathy is with the policies and principles which are right. Now, I have been a critic of the Congress foreign policy. I have been a critic of their economic policy. 1991 में when Manmohan Singh became the finance minister, Congress finance minister, and he announced the new economic reforms, I was in the opposition in the Rajya Sabha. I got up and I said, Mr. Manmohan, I compliment you because today for the first time I am experiencing a fresh breath of economics blowing through this house. And I complimented him. And today, even the foreign policy of the Congress has really been abandoned. The Congress people don't admit it, but they have changed their foreign policy. Today, we are pro-American. Otherwise, we were in the Soviet bloc. और दो कंगाल जब भी आपस में मिलते हैं ना, तो दोनों ही कंगाल बनते हैं. वो रशिया भी कंगाल, हम भी कंगाल. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी सिंपैथीज आज कांग्रेस के साथ है? हाँ, आज हैं, क्योंकि मैंने कहा है, I told the BJP that you have to repudiate Narendra Modi. You have to be fair to the Telka people. Telka के खिलाफ जो बीजेपी सरकार ने किया, वो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था. What do you do? They change their principles, they change their conduct. I am constant, I am firm, I don't change. राम, आपने हमेशा से बीजेपी का, शिवसेना का फायदा उठाया. बाल ठाकरे का आपने केस लड़ा तो आप राज्यसभा के मेंबर. फायदा मैंने नहीं उठाया, फायदा उन्होंने मेरे वकालत का उठाया. अब आपको नहीं लगता कि कांग्रेस आपका फायदा उठा रही, वो आपको वोट दिलाएगी? जब तक क्यों नहीं उठाए? Everybody is entitled to use my intelligence, my experience, my knowledge of foreign policy, my knowledge of international law. They are entitled to use it. They must use it. But if they go wrong, I'll get up and tell them that they are wrong. I attacked them the other day on the Office of Profit Bill. I attacked them. मेरा आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप किसी भी केस को लेते हैं तो आपकी मेन प्रायोरिटीज क्या होती हैं? मैं आजकल मैंने घर के बाहर बड़ा बोर्ड लगाया है कि मेरे पास नया केस लेके नहीं मत आओ. मगर कहीं दोस्त हैं जिसको मैं मना नहीं कर सकता हूं अपने घर में आने के, और लाचार बड़े प्रेशर के अंदर आके मैं कोई ना कोई केस उठाता हूं. लेकिन ये बोर्ड तो आपने 1971 में भी एक बार अनाउंस किया. 1971 में मैंने बोर्ड नहीं लगाया, लेकिन अनाउंस किया था कि अब मैं और केसेस नहीं लूंगा. ठीक है, मैं करता रहा हूं. You know that 90% of my practice is free practice. It is from the remaining 10% that I make enough money to keep 2 wives. लेकिन आप जिन लोगों को डिफेंड करते हैं उनके नाम भी बड़े बड़े हैं. उनमें कभी हाजी मस्तान का नाम आता है, कभी संजय सिंह का नाम आता है. I defended 40 years ago when I was a young lawyer. और कभी संजय दत्त का नाम आता है. हमेशा बड़े बड़े लोगों को डिफेंड करते हैं. पूछो संजय दत्त से, मैंने कोड़ी लिया. सुनील दत्त का बेटा है, फ्री. तब आप जनता को इनवाइट कर रहे हैं कि जिसको परेशानी हो आपके पास आ जाए, उसमें केस लड़ेंगे. तभी तो मैंने बोर्ड लगाया है. आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया जाने माने वकील राम जेठमलानी पर. हमने उनसे पूछा उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जो वो क्रिएट करते हैं. हमने उनसे पूछा उन विवादों के बारे में जो उनका पीछा करते हैं. हमने पूछा जेसिका लाल मर्डर केस के बारे में. हमने पूछा राम जेठमलानी की सियासत के बारे में. अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के.एन. साइकिया के फैसले का. कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. जेठमलानी साहब का फिलोसफी खुद बोला, ये करेक्ट है. एंड वकील का सक्सेस और फेलियर उनका रिजल्ट से प्रमाणित होता है. So far as I think the accusation is concerned, I think he must be acquitted. Thank you. हमें उम्मीद है कि बढ़ती उम्र के साथ राम जेठमलानी और ज़्यादा जवान होते रहेंगे. अपने दिमाग से, अपने कामों से लोगों को भला करते रहेंगे. आपकी अदालत में आज का मुकदमा यही ख़त्म करते हैं. अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए मुकदमे के साथ.